So yes, please students, we were discussing yesterday about impulse. Impulse means product of force and short time interval for which force is acting. और उसके साथ साथ क्या किया था कि impulse is equal to total change in momentum. Now today we want to discuss applications of impulse. और ये applications of impulse जो है आपको 1 मार्क के रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरह आ सकते हैं. जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाई डज अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल. आप देखते हो कि भाई स्पिनर ने बॉल जो अपना जो है बैट्समैन ने बॉल को यूं हिट किया, तो अब जिसने पकड़ना है बॉल को वो क्या करता है, ऐसे करके. तो वो इस तरह से अपने हाथों को नीचे करके, बॉडी को नीचे करके उसको कैच करने की कोशिश करता है. तो ऐसा क्यों? वाई क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल. अब आप देखिए, बॉल इज लेट्स से बॉल इज ऑफ मास m and it is moving, it is coming with velocity v. और जब आप उस बॉल को कैच कर रहे हो, that means that ball will come to rest. तो इसका मतलब ये हो गया कि initial momentum of ball is mv and final momentum is 0. So what will be total change in momentum? तो टोटल चेंज इन मोमेंटम, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम विल बिकम m into v depending upon mass of the ball and velocity with which ball is coming. Now this total change in momentum is equal to impulse. तो इसमें बेटा ये आ गया कि भाई जो टोटल इम्पल्स है वो कांस्टेंट है. अब इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम. अब इसका मीनिंग ये हो गया कि व्हेन बॉल इज टू बी कॉट बाय द प्लेयर, देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज टू रिमेन कांस्टेंट. इसको ये आपने 1 नंबर के क्वेश्चन में ये सारा ऐसे नहीं एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा. अब तो सिंपली कहोगे, ठीक है ना? क्या कहोगे कि इम्पल्स और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर when the ball is to be caught by the player, that is constant. Now if the player will lower his hands, that means time to catch the ball will increase. ठीक है कि अगर उसने अपने हाथों को नीचे कर लिया तो टाइम आफ्टर विच द बॉल इज टू बी कॉट, that will increase, hence value of force to catch the ball will reduce. तो इस तरीके से while lowering the hands, the force required by the hands to catch the ball will be less. So अब आपको पता है, according to Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. It means that less force will be exerted by the ball on the hand and there will be very less chances of injury. आप एक चीज़ देखिए बेटा, कोई आपके बॉल आ रही है दूर से, आके आपके हाथ पे हिट करती है तो एकदम लगता है ना कि अरे ये क्या, इसने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया. तो वो तो होता है कि एकदम आ रही है, आपको नहीं पता, अनजाने में हुआ. अब यहाँ पर आपने कैच करना, आप जानबूझ के कर रहे हो, तो इसलिए इसमें हम इस पॉइंट पे स्ट्रेस देते हैं कि इफ़ द प्लेयर will lower his hands, that means time to catch the ball will increase, hence less force is to be exerted by the player to catch the ball. अब होगा कि ठीक है, कम की जगह अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा देता फिर क्या होना था. इसलिए हम कहते हैं कि hence in turn less force will be exerted by the ball on the player's hands, so there will be less chances of injury. उसके हाथ को चोट नहीं लगेगी. अब इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉब्लम है ग्लास वेयर्स एंड चाइना वेयर्स
are wrapped in straw pieces before transportation. आपने कोई कीमती चीज़, कोई ग्लास की, ठीक है, ऐसा मटेरियल अगर ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, तो ऐसे ही नहीं उसको ले लेते, आप उसको लपेटते हो ना। अगर कुछ और ना मिले तो आप कपड़ा लेके उसी की तह में लपेट देते हो। आप मान लो कि 6 प्लेट सेट को आपने लेके जाना है, कि आप 6 प्लेट्स को ऐसे ही रख लोगे? रख लो, फिर देखो करिश्मा, टूटी मिलेंगी रास्ते में। अगर तो वही कब, अगर वो हिल हुई तो अगर हम अलग अलग सेपरेट कर दिया, हुआ क्या? अब बेटा इसमें ये है कि जो आपकी क्रॉकरी है कोई भी, वो रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। अब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन के दौरान नेचुरली मोशन में आ गई, तो अगेन change in momentum and hence the impulse will be constant. समझ आ गई ना बात? अब इसमें अपोजिट केस है, लेकिन इम्पल्स तो कांस्टेंट है। अब अगर हम इन चाइना वेयर्स को, ग्लास वेयर्स को स्ट्रॉ में रैप कर देते हैं, तो टाइम ऑफ कोलिजन विल बी मोर, उनको टकराने के जो टाइम है वो बढ़ गया। सो फोर्स विद विच दे विल स्ट्राइक अगेंस्ट ईच अदर दैट विल डिक्रीज। और अगर वो बहुत कम होगा तो नेचुरली देयर विल बी नो चांसेस ऑफ ब्रेकिंग। तो इस तरीके के आपको इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल भी कहते हैं कि इफ ए पर्सन फॉल्स ऑन सीमेंटेड फ्लोर he will get injury, while if he is falling on heap of sand then nothing will happen. अब उसमें भी यही है कि जब वो सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर, अब पर्सन क्या है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम mv होगी, m उसका मास हो गया, v वेलोसिटी होगी जिससे वो फॉल कर रहा है। अब जब नीचे आया तो 0, तो चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स इज कांस्टेंट। अब बेटा जो पक्के फर्श के ऊपर, सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर आकर वो गिरता है, तो टाइम टू जील्ड दैट इज वेरी वेरी लेस, कि कहने का मतलब एकदम गिर जाएगा, कोई अपोजिशन नहीं होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फोर्स विद विच पर्सन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, स्ट्राइक द फ्लोर। अब जब वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा होगी तो उसी की वजह से इंजरी होनी है। लेकिन अगर वो सैंड के ऊपर आकर के गिरा तो उसमें उसके 10 जाना है, तो जील्ड ज़्यादा होगी, यानी कि टाइम टू स्टॉप विल बी मोर, एकदम नहीं वो गिरेगा, तो टाइम टू स्टॉप विल इंक्रीज, तो नेचुरली फोर्स with which person will fall, that will be very very less and there will be no chances of injury. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट to every action there is an equal and opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये बॉडी है A और ये बॉडी है B। अब बॉडी A ने B के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट की, फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी A ऑन बॉडी B, इसको क्या कह दिया? FAB। तो ये क्या हो गई? ये आपके पास आ गई फोर्स ऑफ एक्शन। तो इन टर्न क्या होगा? B विल एक्सर्ट फोर्स ऑन A, तो दैट FBA वो क्या होगा बेटा? दैट विल बी फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि FBA
इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैग्नीट्यूड इन दोनों फोर्सेस का सेम होगा, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक होगी बात। अब बेटा इसी चीज को लेते हुए आपसे ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि भाई एक्शन एंड रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट, so they should cancel each other, then why there is motion in the body? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि स्विमर इज स्विमिंग इन द रिवर। कैसे स्विमिंग करता है वो? यही करता है ना कि स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे को पानी को पुश करता है, एंड वाटर इन टर्न पुशेस द स्विमर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं। तो इसमें पर्सन क्यों आगे को गया, पानी क्यों पीछे को गया? एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट थे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते। तो इसमें ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कि ये एक्शन और रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं पर दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर। आपके पास है स्विमर, आपके पास है वाटर पानी, तो स्विमर ने पानी को पीछे को धकेला तो ये हो गया एक्शन। पानी ने स्विमर को आगे को धकेला, ये हो गया रिएक्शन। तो दोनों के अंदर मोशन आ गई, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन, एक्शन इज एक्टिंग ऑन वाटर, रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन स्विमर। तो एक बॉडी के ऊपर तो एक ही फोर्स लग रही है, उसकी वजह से उसके अंदर मोशन है। पर अगर आप मान लीजिए सिस्टम की बात करो बेटा, कि अगर आप स्विमर और रिवर को एक ही सिस्टम मान लो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन एट द सेम वेरी पोजीशन, क्योंकि उसके अंदर अब जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हैं उस सिस्टम के अंदर, वो क्या होगी? इंटरनल फोर्सेस होगी, एंड दीज इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे विल कैंसल ईच अदर। तो इस तरीके से आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ को याद रखना है। और इसके बेटा इसी तरीके से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। आप बोट की मोशन लो, उसमें भी तो यही होता है कि वाटर इज पुश्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड दैट वाटर विल पुश द बोट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब है कि लिमिटेशन क्या है। याद है हमने किया था लिमिटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हमने ये बताया था कि इफ मास ऑफ बॉडी डजंट रिमेन कांस्टेंट देन सेकंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमने सिचुएशन बता दी थी कि कब न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी तरीके से याद रखिए कि न्यूटन थर्ड लॉ is not applicable for माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि वो बॉडीज जिनका साइज बहुत ही छोटा है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल फॉर बॉडीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक साइज। तो हमने ये तो बता दिया कि इसकी ये लिमिटेशन है, तो हम साथ में ही बता देते हैं कि ये एप्लीकेबल किसके लिए है? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। अब इसमें जिस तरीके से बेटे हमने एक्शन और रिएक्शन की बात की है, अब इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि एक वुडन ब्लॉक के अंदर आप नेल लेना चाह रहे हो, यू वांट टू ड्राइव ए नेल इन द वुडन ब्लॉक। क्या करना आपने? यू हैव टू ड्राइव अ नेल इनटू द वुडन ब्लॉक।
तो कैसे पॉसिबल होगा? आप अगर वुडन ब्लॉक को बेटा पकड़ के नहीं रखते, जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी नेल उसके अंदर फिक्स नहीं होगी। अब क्यों नहीं होती? क्या करना पड़ता है? अब जैसे ये है ना वुडन ब्लॉक, तो आप उस वुडन ब्लॉक को ऐसे पकड़ोगे, फिर नेल को करोगे। मान लो नहीं पकड़ा, आप ऐसे ही कोशिश कर रहे हो, तो बेटा उस टाइम ये नेल और वुडन ब्लॉक एक ही बॉडी बन जाएगी, एक सिस्टम बन जाएगा। तो जब आप उसको पुश कर रहे हो तो पूरे का पूरा सिस्टम आगे को जा रहा है, तो नेल उसके अंदर जाएगी नहीं। लेकिन जब आपने वुडन ब्लॉक को सपोर्ट दे दी, सो दैट मीन्स आप उसको रेस्ट की पोजीशन पे ले आए। अब जब आप नेल को अंदर को ड्राइव करने के लिए हिट करोगे, तो दैट विल बी फोर्स ऑफ एक्शन। तो उसका रिएक्शन जो है किसके द्वारा होगा? वुडन ब्लॉक के द्वारा। तो इसलिए वो नेल जो है उसके अकॉर्डिंगली अंदर जा कर के फिक्स होगी। अब इसमें हम यहाँ पर बेटा कुछ प्रॉब्लम्स अब स्टडी करेंगे। तीनों लॉ हमने ले लिए, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इनकी एक्सप्लेनेशन भी कर ली और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लिमिटेशंस भी देख ली। अब हम एक चीज़ हमेशा याद रखना, अब जब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, तो इट्स मोशन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस will depend upon the resultant force। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए बॉडी ऑफ मास m1 is present on this horizontal surface। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये बॉडी रेस्ट की पोजीशन पे है, इसका मास m1 है। यहाँ से आपने स्ट्रिंग लगा दी एंड दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर दिस पुली, और इस पुली का जो दूसरा हैंड है उसके साथ आपने मास m2 लगाया। ठीक है? सो मास m1 is resting on the horizontal surface and on the other end of the string mass m2 is in the hanging position। तो हमें इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम एंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग, एंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग। ये फाइंड आउट करना है। किस तरीके से करेंगे? अब यहाँ पर when you are taking this mass m1, तो naturally weight of mass m1, weight will become m1g which is acting vertically downward। पहला काम बेटा हमने इसमें यही देखना है कि कौन कौन सी फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर रही है। तो उसमें हमेशा याद रखनी है ये बात कि वेट इज ऑलवेज हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब ये बॉडी जो है, ये ब्लॉक जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट में है। दैट मीन जो इसका वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड जब एक्ट कर रहा है, सो विद दैट वेट दिस ब्लॉक विल प्रेस द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये फोर्स ऑफ एक्शन हो गई। तो इन टर्न दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस will exert force on the wooden block vertically upward, तो this is known as normal reaction। reaction हो गया। normal word साथ में क्यों लगाया? because this reaction is perpendicular to the horizontal surface, इसलिए normal कह दिया। तो ये दो forces होगी, और ये दो forces ऑब्वियसली एक दूसरे को बैलेंस कर रही है, इसीलिए ये ब्लॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है। मान लो नहीं बैलेंस करती, ना तो ब्लॉक ऊपर को फ्लाई कर रहा है ना नीचे को धंस रहा है। अब जब आपने ये धागा लपेटा, तो अब इसका जो वेट है m2g, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इस वेट की वजह से ये एक तरह से फोर्स एक्ट होगी। तो इस फोर्स की वजह से
स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगी। और हमेशा याद रखना बच्चे कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बताया मैंने कि टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से एक्ट कर रही है। और अब ये देखो कि अगर इधर से भी पुली के ऊपर टेंशन टी आ गई, इधर से भी आ गई, तो ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे एंड दिस पुली विल बी इन द फिक्स्ड पोजीशन। तो अब पहली बात हमने इसमें ये देख लिया कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और तो कोई फोर्स नहीं, पहला बात होगी क्लियर। अब हमने देखना है कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। तो m1g इज इक्वल टू r, जिसकी वजह से देयर विल बी नो मोशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये ब्लॉक नीचे को मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है बेटा, कि मोशन किस डायरेक्शन में होगी, along the direction of net force, जिस तरफ को resultant force net force एक्ट कर रही है। तो now if you want to discuss motion of mass m1, बच्चे ये ब्लॉक ने नीचे क्यों नहीं जाना, जब यहाँ पर वेट लगा आगे को तो सरकेगा कि नहीं, तो जो आगे को वो सरक रहा है वो मोशन की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सी फोर्स है, इसके ऊपर ये तो कैंसिल हो गई, ये टी टेंशन ही रहेगी, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया बराबर होके, सो दैट मीन्स इट इज टी। तो टी फोर्स, तो फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 इनटू ए। अब आप आइए मोशन ऑफ मास m2, मोशन ऑफ मास m2, जब इसकी बात कर रहे हो तो इसमें अब किधर को है मोशन, नीचे को, तो नेट फोर्स किस तरफ होनी चाहिए, डाउनवर्ड। अब इसमें m2g फोर्स डाउनवर्ड है और t टेंशन अपवर्ड है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड कितनी होगी, m2g माइनस t, दिस इज इक्वल टू m2a। सो प्लीज एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि जब भी कोई हमारे पास इस तरीके से सिस्टम आ रहा है तो पहली चीज़ हमने उसमें यही देखनी है कि कौन कौन सी फोर्सेस किस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं। उसके बाद हमने देखना है कि बॉडी की मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है। फिर हमने देखना है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है उस तरफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है। जैसे हमने ये देख लिया कि ये बैलेंस होगी तो टी आगे को है, उसकी वजह से m1 के अंदर ये एक्सेलरेशन आ गई, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो अपवर्ड है वो माइनस हो गई, तो इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन आ गई। नाउ यू ऐड 1 and 2, तो आपके पास क्या बन गया, t प्लस m2g माइनस टी इज इक्वल टू m1e प्लस m2a, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में t और माइनस टी कैंसिल हो गए, तो m2g इज m1 प्लस m2 into a, that means a acceleration is m2 upon m1 plus m2 into g। तो ये एक एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई, ठीक होगी बात। अब उसके बाद टी टेंशन कैसे निकालेंगे, नाउ टी इज इक्वल टू m1e, तो ए की वैल्यू पुट कर दो, तो इट विल बिकम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो इस तरीके से आपको इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो आ जाता है, तो आपने इसको लेना है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लो और उसके बाद आप जैसे मैंने समझाया है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। उसके बाद आप कॉपी पेन लेके
खुद उसको ट्राई करने की कोशिश करो, तभी बेटा आपको इसमें क्लैरिटी होगी। अब इसी तरीके से मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रही हूँ, कैसे अंडरस्टैंड करना है नेट फोर्स की बात। ए बैलून ऑफ टोटल मास कैपिटल M इज डिसेंडिंग मतलब नीचे को आ रहा है, इज डिसेंडिंग with acceleration A. What mass must be removed from the balloon so that it starts ascending with the same acceleration। किस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे? तो इसमें बेटा जैसे आपने ये एक बैलून ले लिया, ठीक हो क्या? अब बैलून का जो टोटल मास है m है, तो दैट मीन्स इस बैलून का अगर मास m है तो वेट कितना हो गया? m इंटू जी, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बेटा ये बैलून जब मूव कर रहा है तो वहाँ पर जो एयर है उसको ये डिस्प्लेस करके ही अपनी जगह बनाएगा। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब डिस्प्लेसमेंट करके वो बनाता है तो कौन सी फोर्स एक्ट करती है? अप थ्रस्ट। तो F क्या है? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या हो जाता है? वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून। ठीक हो गया? और तो कोई इस पे फोर्स नहीं आनी, वेट है बैलून का एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जब बैलून मूव कर रहे हैं एयर को डिस्प्लेस कर रहा है तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज नोन एज अप थ्रस्ट। दैट इज अप का मतलब ही है कि दैट इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। अब मोशन विद एक्सेलरेशन नीचे को है तो दैट मीन्स इसमें आएगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो समझ आ गई ना बात कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उस तरफ को नेट फोर्स होगी, तो वो कितनी बन जाएगी? mg माइनस एफ। तो अब इसकी वजह से मूव क्या कर रहा है? बैलून जिसका मास है m और एक्सेलरेशन उसने कहा है a। तो दिस इज नंबर 1। अब वो कहता है, अब नेक्स्ट मैंने क्या कहा है कि इस बैलून में से कितना मास रिमूव कर दे। इस बैलून में से कुछ मास को रिमूव कर दिया, मान लो स्मॉल m को रिमूव कर दिया, तो अब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना रह गया? m माइनस एम इंटू जी। पर बच्चे इसमें अपथ्रस्ट सेम रहेगा, क्योंकि जो अपथ्रस्ट है, जो आपने वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस लेना है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम ऑफ बैलून के ऊपर। तो वॉल्यूम तो नहीं ना उसका चेंज किया, हमने उसका मास कम किया है, तो इसलिए अपथ्रस्ट सेम रही। लेकिन अब जो वेट है बैलून का, जो वर्टिकली डाउनवर्ड आना है, वो हो गया m माइनस एम इंटू जी। तो अब किस डायरेक्शन में मोशन चाहते हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए अब हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बैलून इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स बन जाएगी F माइनस एम इंटू जी। सो दैट मीन्स इसमें क्या बनेगा? F माइनस एम इंटू जी इज अ मास, जो एक्सेलरेट होगा वो ये होगा। तो दिस इज नंबर 2। अब कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच मास इज रिमूव, दैट इज दिस स्मॉल m। और किसकी फॉर्म में आंसर आना चाहिए? जो वेरिएबल्स दिए हैं वो तो दो ही हैं, कैपिटल M और E।
अब कैसे करें? अब बेटा हम इसमें एक काम तो ये कर लेते हैं जो सबसे आसान है, ए नहीं ना पता, इसको एलिमिनेट करते हैं। तो इसके लिए हम डिवाइड कर लेते हैं, तो यानी कि f माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाय mg माइनस f। तो इधर बन गया m माइनस m इंटू ए डिवाइडेड बाय एम ए। तो ये ए से ए कैंसल हो गया। ठीक है, ये कर लो। या दूसरा आप इसमें वो भी कर सकते थे, पर मेरे आई थिंक कि इससे आपका बेटर आ जाएगा। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें किस तरह से लोगे आप, जब आपने ये पॉइंट ले लिया तो नेचुरली नाउ यू वांट टू डू, तो अब आप इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे ऐड करके देखो कि अगर हम इसको ऐड करके, मैं कहती हूँ कि ऐड करके निकालने की कोशिश करते हैं तो अगर वो आसान आ जाए, क्योंकि ए एक्सेलरेशन हमें पता है, हम क्यों एक्सेलरेशन को काटें। तो मेरा ख्याल है ए तो एक्सेलरेशन उसने दी है सच, तो हमें एफ नहीं पता, तो इसलिए अब हम इसमें कहते हैं ऐड 1 and 2, ऐड कर लो, क्योंकि एफ नहीं ना पता, तो जो चीज़ नहीं पता उसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये बन गया एम जी माइनस एफ प्लस एफ माइनस एम इंटू जी, एम जी माइनस एफ माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम माइनस एम इंटू ए। अब इसमें ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, और इधर आगे भी खोलो तो ये एम जी है, ये माइनस एम जी, ये माइनस माइनस प्लस एम जी हो गया, और ये इधर आ गया एम ए प्लस एम ए माइनस एम ए। तो ये भी बेटे कैंसिल हो गया। अब ये m इंटू जी है, और इसको भी m को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये प्लस m इंटू ए आ गया, और ये बन गया 2ma। तो दैट मीन्स स्मॉल m इंटू जी प्लस ए is 2ma, so that means small m is equal to 2ma upon g plus a under the root। अब तुम्हें इसमें m भी दिया है और a भी दिया है, g तो आपके पास एक्सेलरेशन रेट हो गया बेटा। सो क्लियर हुआ कि नहीं, कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिंपली ये देखा कि बैलून चाहे ऊपर को जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही। तो सिंपली दो फोर्सेस हैं, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, अप थ्रस्ट अपवर्ड। ठीक हो गया। और दूसरा हमने क्या लिया कि अब जिस डायरेक्शन में बैलून की मोशन है नेट फोर्स उस डायरेक्शन में होगी, ये पॉइंट लिया है। ठीक है, और जब उसमें से मास रिमूव भी कर दिया, अप थ्रस्ट सेम रखा है, बिकॉज अप थ्रस्ट में आपने लिया वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड विच विल बी वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, और वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड विल बी सेम इन द टू केसेस। तो अप थ्रस्ट आपके पास सेम आ गया। तो दो इक्वेशंस बन गई, उनमें से हमने एफ को एलिमिनेट करने के लिए एड अप कर दिया एंड वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। सो आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ट्राई करिए, इनको करने के बाद जो मैंने आपको बताए हैं खुद और करिए ट्राई, जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट हम टुमारो इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।